अस्सलामुअलैकुम जी। प्रोग्राम खबर और तज्जिए के साथ मैं हूं महानूर मेराज। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुसलसल दूसरे माह में भी एशिया का महंगा तरीन मुल्क रहा है, जबकि इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई के माहाना अदाद-ओ-शुमार में ये कहा गया है कि मुल्क में महंगाई की शरह 76 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है और महंगाई की मजमूई शरह 38% तक जा पहुंची है। दूसरी जानिब डॉलर ने एक मरतबा फिर ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। दूसरी जानिब देखा जाए तो हुकूमत 9 जून को बजट पेश करने का जा रही है और इसके साथ साथ मौजूदा IMF प्रोग्राम 30 जून को भी ख़त्म हो रहा है। इस प्रोग्राम में 2 अरब डॉलर से ज़्यादा का कर्ज मिलना बाकी है। 1 अरब डॉलर कर्ज के लिए मुज़ाकरात मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन स्टाफ लेवल मुआहिदा नहीं हो रहा। अगर स्टाफ लेवल मुआहिदा हो भी जाए तो 10वीं और 11वें जायजे के मुज़ाकरात होने बाकी हैं। 30 जून से पहले 2 जायजों के मुज़ाकरात मुकम्मल होना नामुमकिन दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ साथ मौजूदा कर्ज प्रोग्राम 30 जून को ख़त्म हो जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने के बयानात को बेबुनियाद करार दे दिया है। कुछ लोगों को शौक है कि वो डेट्स देते रहते हैं। पिछले मैं 1 साल से देख रहा हूँ कि फलां महीने में डिफॉल्ट हो जाएगा, फलां महीने में इतनी देर 2 महीने रहेंगे, 3 महीने रहेंगे। उनको शर्म आनी चाहिए। यानी यू शुड बी वेल विशड टू योर कंट्री एंड यू शुड बी लॉयल एंड टू योर सॉइल। अगर हमारी 100 बिलियन के एक्सटर्नल डेट है तो हमारे पास एसेट्स भी हैं एंड वी विल बी कमिंग अप विद न्यू आइडियाज इंशाल्लाह इन द वीक्स टू कम। मुज़म्मिल साहब, इसहाक डार की बात आपने सुनी, आपसे जानना चाहूंगी क्या पाकिस्तान पर से डिफॉल्ट का खतरा टल गया? देखिए, डिफ़ॉल्ट हम कैसे कर सकते हैं? पाकिस्तान ने अगर अगले फौरी तौर पे जो कर्ज़ा देना है वो चीन का को 2 बिलियन देना है और 1 बिलियन और देना है, 3 बिलियन देना है। अगर चीन रोल ओवर कर देता है और डिफ़ॉल्ट नहीं करते तो चाइना अगर हमें सपोर्ट करता है तो हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। तो कोई ऐसा हमने कर्ज़ा कमर्शियल या नहीं देना कि जो जिसके डिफ़ॉल्ट की बात हो। कुछ हमने चीन का देना है, बाकी आलमी मालियाती इदारों के देने हैं जिनके बाद जो उनके रोल ओवर रीस्केड्यूल की बात हो रही है। तो उस तरह जो डिफ़ॉल्ट लोग श्रीलंका को सामने रख के बात करते थे कि जी श्रीलंका की तरह डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, तो वो तो हुआ नहीं है। अब हमने उसकी बहुत सी तारीखें देखी हैं। असद उमर साहब पिछले साल नवंबर में डिफ़ॉल्ट करा रहे थे, फिर जनवरी की बात की गई, फिर हमाद अज़हर साहब ने कहा मार्च में डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। लेकिन इस सारे अरसे में सारी पेमेंट्स पाकिस्तान ने की हैं। किसी ने कहा फ्यूल ख़रीदने के पैसे नहीं होंगे 6 हफ्ते बाद, अगर IMF ने पैसे ना दिए तो सड़कों पे पेट्रोल पंपों पे मिल रहा है, बिजली गैस भी अवेलेबल है। कुछ श्रीलंका जैसे। मुज़म्मिल साहब, आपका पॉइंट भी इस हवाले से मजीद भी लेंगे। हमारे मुआशियात खुर्रम हुसैन साहब भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब वक्त देने का प्रोग्राम में। पाकिस्तान का मुआशी हाल, क्या आने वाला मुआशी साल गुज़श्ता साल से बेहतर होगा, क्या कहेंगे आप? नहीं, बेहतर तो नहीं होगा। देखिए, मैं आपको इस तरह से कि आने वाले मुआशी साल में जो जुलाई 2023 से लेके 2024 तक, उसमें पाकिस्तान ने बैरूनी कर्जों की जो अदायगी करनी है वो 14 अरब डॉलर के इर्द गिर्द है वो फिगर। और 14 अरब, और ये वो वाले डॉलर्स हैं जो रोल ओवर नहीं हो सकते। ठीक है, तो अगर नॉन रोल ओवर एलिजिबल या रोल ओवर एलिजिबल जो नहीं है बिल्कुल भी, तो अभी जो साल चल रहा है माली साल 2020, इसमें पाकिस्तान ने 10 अरब डॉलर की अदायगी की है। तो अब अगला साल इससे ज़्यादा मुश्किल है, नंबर 1। नंबर 2, आप ये भी देख लें कि इस साल जो अभी चल रहा है इसमें पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो 10 अरब डॉलर से ज़्यादा थे स्टार्टिंग पॉइंट पे, यानी कि पिछले जुलाई। लेकिन अब जब हम लोग 2024 का साल शुरू करेंगे तो वो हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो 4 अरब डॉलर के नज़दीक होंगे। तो यानी कि हम लोग लोअर पोजीशन से शुरू कर रहे हैं और अदायगी जो है वो ज़्यादा है कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो आने वाला साल तो ज़्यादा मुश्किल होगा, कहीं ज़्यादा। खुर्रम साहब, मुज़म्मिल सोहरवर्दी बोल रहा हूँ। लेकिन आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट बजट देने जा रही है, जिसे एक इलेक्शन बजट भी कहा जा रहा है, जो सूरत हाल आप बता रहे हैं और जो बजट की बाज़गश्त है, ये दोनों तो आपस में ममासलत नहीं रख रहे हैं। वो कह रहे हैं रिलीफ देंगे, उसमें डार साहब ने आज कहा कि जो अक्टूबर में डिफ़ॉल्ट की बातें करते हैं उनको
शर्म आनी चाहिए। और आप लोग डिफ़ॉल्ट, आप कहते हैं 14 बिलियन देना है, वो कहते हैं हमारे पास रिजर्व्स बहुत, एसेट्स बहुत हैं, तो फिर किसकी माने, आपकी या उनकी? वो तो आपकी मर्जी है, आप जिसकी मर्जी मान लें। देखिए, एक लिहाज से डार साहब जो हैं वो सही बात कह रहे हैं, ठीक है। और सही बात उनकी ये है कि काफ़ी लोग जो कह रहे थे कि अप्रैल के महीने तक डिफ़ॉल्ट हो जाएगा अगर IMF प्रोग्राम, अप्रैल 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, कि डिफ़ॉल्ट हो जाएगा अगर प्रोग्राम IMF का प्रोग्राम बहाल ना हुआ, तो वो वाली प्रिडिक्शन गलत साबित हो गई है, ठीक है। अप्रैल का महीना आके गुजर गया है, मई का महीना भी गुजर गया है, अब हम जून के महीने में खड़े हैं। और वो वाली सूरत हाल जैसे अभी आप भी जिक्र कर रहे थे, जैसे श्रीलंका या लेबनान में हुआ है, फिलहाल वो तो नहीं हुआ इधर, तो मैनेज कर लिया है। लेकिन अब आप देखें कि ये किस तरह से मैनेज किया है, कि यानी कि मईशत का गला बिल्कुल दबा दिया है, ताकि इंपोर्ट रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो तकरीबन बहुत ज़्यादा गिर जाएं, और करंट अकाउंट जो है वो या सरप्लस में आ गया है। तो उस तरह तो ठीक है, आई मीन आपने एक सॉफ्ट डिफॉल्ट तो कर दिया ना, इन द सेंस के अब LCs रिटायर करने के लिए पाकिस्तान के पास नहीं है पैसे, और अपने इंपोर्ट्स को बेसिकली इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस के जरिए रोक दिया गया ताकि एनर्जी सप्लाई चेन और एसेंशियल फूड एंड एसेंशियल रॉ मटेरियल्स वगैरह की जो हैं वो सिर्फ चलती रहे। तो इन अ सेंस एक लाइफ सपोर्ट पे जब आपने डाल दिया पूरी मईशत को, तो यस, तो जो एक बहुत ही गंभीर और बहुत ही लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की सूरत हाल थी, उसको घसीट के यहाँ तक तो ले आए हैं। एंड इट इज़ इंटायरली पॉसिबल कि इसको मजीद और घसीट के चंद और महीने भी निकाल देंगे, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर तक के महीने निकल जाएंगे। मैं भी मंथली डेट सर्विस पेमेंट्स का स्केड्यूल देख रहा हूँ, उसमें अगले अप्रैल से पहले तो कोई बड़ी लंप सम पेमेंट नहीं नज़र आ रही जो रोल ओवर एलिजिबल ना हो। जून में है, जून के महीने में, जुलाई के महीने में है, लेकिन वो रोल ओवर एलिजिबल है, यानी कि वो शायद अदा नहीं करनी पड़े, नेट आउटफ्लो ना हो जब वो पेमेंट्स ड्यू होंगी। तो घसीटा तो और भी जा सकता है, लेकिन क्या ये कामयाबी है, क्या ये कामयाबी की निशानी है? आई डोंट थिंक सो। आप क्या समझते हैं, जिस तरह बजट आने वाला है, पेश किया जाएगा, और वजीर खजाना साहब कह रहे हैं कि नया मुआहदा किया जाएगा IMF के साथ, तो आप समझते हैं कि मईशत के लिए कितना मुफीद साबित हो सकता है ये नया मुआहदा जो करने की हुकूमत बात कर रही है? नहीं, पर इसमें खुरम, जब हमने पिछला मुआहदा पूरा नहीं किया, जायजे पूरे नहीं किए, आपको लगता है जो IMF के टोन है वो नया मुआहदा निगोशिएट कर लेंगे हमारे साथ इस वक्त? मुज़म्मिल साहब, आई थिंक जब तक ये वाली गवर्नमेंट होगी जिसकी टर्म ही अगस्त में ख़त्म हो रही है, तो आई थिंक बहुत मुश्किल होगा नया मुआहदा अरेंज करना। अब अगर नया मुआहदा हो तो वो तो जो भी अगली गवर्नमेंट आएगी जिसकी टर्म चंद महीनों से ज़्यादा हो वही कर सकेगी। तो यानी कि ये वाली गवर्नमेंट तो मुश्किल है। इंटरिम गवर्नमेंट अगर उसकी 3 महीने की मुद्दत हो तो आई थिंक उसको भी मुश्किल पेश आएगी। अगर जैसे कुछ रूमर्स चल रहे हैं कि एक्सटेंडेड केयरटेकर सेटअप आ रहा है, मुझे नहीं पता इसके बारे में, लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ है तो फिर पॉसिबल होगा, वरना जो भी इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट आएगी वही नया मुआहदा करेगी। IMF फिर आप तो कह रहे हैं कि घसीट के भी अक्टूबर तक ले जाया जा सकता है, तो इलेक्शन तो अक्टूबर में होंगे, गवर्नमेंट तो नवंबर में आएगी, महीना लग जाता है ट्रांसफर ऑफ पावर में। तो जो गवर्नमेंट नवंबर में आएगी वो निगोशिएट करना शुरू करेगी फरवरी मार्च तक, तो फिर आपके मुताबिक तो ये अगले साल मार्च तक नहीं घसीटा जा सकता। अब देखें, आई डोंट नो कहाँ तक इसको घसीट सकते हैं मुज़म्मिल साहब। ये आई मीन यहाँ पे आके ना बड़ी डेलिकेट सी जजमेंट बन जाती है। बहुत और चीज़ों पे भी डिपेंड करता है कि नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, जब हम महीना मंथ बाय मंथ देखना शुरू कर दें, आई नो कि अगले अप्रैल में $1 अरब की एक अदायगी आ रही है जिसको रोल ओवर तो नहीं कर सकते। वो एक पाकिस्तान का बॉन्ड है जो अप्रैल 2024 में मैच्योर हो रहा है, $1 अरब का। वो एक हार्ड स्टॉप है, यानी कि उसको तो रोल ओवर करना ना मुमकिन नहीं होगा। और अगर पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला इम्प्रूव नहीं हुए जहाँ पे वो आज खड़े हैं, तो एटलीस्ट उस महीने तक पहुँच के तो फिर काफ़ी सीरियस एक सिचुएशन आ जाएगी। बट अब अगेन आप दुरुस्त कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन के बाद तक बात को घसीटना है तो आई थिंक के 2024 के जो ओपनिंग मंथ्स हैं, जनवरी, फरवरी, उससे पहले तो रियलिस्टिक नहीं होगा एक्सपेक्ट करना कि कोई भी गवर्नमेंट इस पोजीशन में होगी
कि एक नया मुआहदा IMF के साथ साइन कर सके। खुर्रम साहब, वो कह रहे हैं इस बार तरक्याती बजट प्राइम मिनिस्टर ने कहा 200 अरब और बढ़ा दें, जो फाइनेंस ने प्रपोजल दी उससे बढ़ा दें। हम सुन रहे हैं तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी, हम सुन रहे हैं पेट्रोल और सस्ता किया जाएगा, हम सुन रहे हैं और रिलीफ दिया जाएगा, इलेक्शन बजट है। वो कहते हैं ये इलेक्शन गिमिक होगा और फिर मिनी बजट्स आएंगे, क्योंकि आप एक साल इस बजट के साथ इतने रिलीफ के साथ तो नहीं गुजार सकेंगे। ना, आई थिंक ये जो भी बजट अभी बन रहा है काफी हद तक सबको पता है कि ये एक फिक्टिशियस बजट होगा, अनरियलिस्टिक, यानी कि इसका उनके अपने रिसोर्स एनवेलोप से कोई ताल्लुक है सच नहीं होगा। ये गवर्नमेंट जो है इनकी आई डोंट थिंक थिंकिंग जो है वो अगस्त से आगे इतनी जा रही है। इनको पता है कि मिड अगस्त में तो उन्होंने पावर हैंड ओवर करना है, उसके बाद जो भी आएगा फिर वो देखे कि क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन एटलीस्ट उन 2 महीनों के लिए जितनी ये लोग कर सकते हैं बाय वे ऑफ रिलीफ, उतना तो ये लोग करके चले जाएंगे। और बिल्स पे करने का जब वक्त आएगा वो तो फिर जो भी पावर पकड़ेगा इनके बाद उसका मसला होगा। एक बहुत आ रहा है कि जी हमने बड़ा ढूंढ लिया है B2B, जो एक हमने 3-4 मुल्कों के साथ शुरू किया है, कि वैसे तो 2-2.5 हज़ार साल पहले होता था ये चीज़ों के बदले चीज़ों की तजारत जो है। जब करेंसी नहीं ईजाद हुई थी तब यही तजारत होती थी कि मैं आपको अपनी चीज़ दे दूं, आप मुझे अपनी चीज़ दे दें। तो अब हम ईरान, अफ़गानिस्तान, रूस के साथ जो ये B2B करने जा रहे हैं, वो कहते हैं इसका बहुत फ़ायदा होगा, डॉलर डिपेंडेंसी कम होगी, रिजर्व्स नहीं फॉल करेंगे। आई एम सॉरी मुज़म्मिल साहब, थोड़ी सी या मेरे एंड पे कुछ ऑडियो में मसला हुआ था, आपका क्वेश्चन मैं पूरी तरह सुन नहीं सका। ये जो B2B शुरू किया है 3 मुल्कों 4 मुल्कों के साथ, बार्टर ट्रेड जिसे कहा जा रहा है, रूस, अफगानिस्तान, ईरान के साथ, कहते हैं कि ये हमारी को डॉलर डिपेंडेंसी और जो हमारे ज़र मुबादला के मसाइल हैं उसको काफ़ी हद तक कम कर देगा। गो के आइडिया तो 2-2.5 हज़ार साल पुराना है, जब करेंसी नहीं थी तो तब ऐसे ही ट्रेड होती थी। तो अब हम 2-2.5 हज़ार साल पुराने तरीके पे जाना चाहते हैं। आई थिंक कुछ हद तक तो इसका हो सकता है इम्पैक्ट, अब एग्जैक्टली कितना होगा आई डोंट नो, बट आई डोंट थिंक ये किसी किस्म की सोल्यूशन है। इसको हम लोग ये नहीं देख सकते कि इसकी वजह से जो हमारे इकोनॉमी के कोर डिसफंक्शंस हैं उनको किसी तरह से ये वाला सिस्टम जो है ये एड्रेस कर लेगा। थोड़ी बहुत कुछ सहूलत मिल जाएगी। अब देखें, अगर आप ईरान से बार्टर के जरिए ऑयल खरीदेंगे तो उनको किस चीज़ में पे करेंगे? चावल में पे करेंगे, गंदम में पे करेंगे क्या? और उससे कितनी आपकी बचत होगी? फॉरेन रिजर्व्स अगर आप के नहीं यूज़ हो रहे उसके लिए तो ठीक है, आपके फूड स्टॉक्स तो होंगे यूज़, तो वहाँ पे फिर प्रेशर आ जाएगा। क्या फिर हमें उसके बाद गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी अपनी रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए? आई डोंट नो, आई डोंट थिंक कि ये कोई सोल्यूशन है। बट नेवरदलेस ठीक है, आई थिंक एज अ मेजर जो कुछ हद तक थोड़ा बहुत प्रेशर आपसे मुल्क के ऊपर से उठा लेगा। यस, टू दैट एक्सटेंट इट्स फाइन। पर दुनिया में ये बार्टर ट्रेड का वॉल्यूम तो कोई 3-4% से ज़्यादा नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। ये कोई इतना कामयाब तो जिन मुल्कों ने भी शुरू किया है, मैं देख रहा था ओवरऑल वर्ल्ड की बार्टर ट्रेड 3-4% से ज़्यादा तो नहीं है ना। बार्टर ट्रेड को वैसे भी उसको आई थिंक उसमें प्राइस लगाना बड़ा मुश्किल होता है टू फिगर आउट। बट अभी आजकल के दौर में जनरली इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो बार्टर के जरिए तो नहीं होती। अगेन आई जस्ट रिपीट के ये कोई सोल्यूशन नहीं है हमारे मसलों का। एक छोटा मोटा सा साइड पे एक जुगाड़ है जिसके जरिए थोड़ा सा प्रेशर उठ जाएगा, बट दैट्स अबाउट इट। एंड इस बजट के बाद विद IMF नो IMF आप डॉलर कहाँ देख रहे हैं 30 जून को? मुज़म्मिल साहब, मैं यूजुअली अवॉइड करता हूँ फॉरवर्ड लुकिंग इस किस्म के इन्वेस्टमेंट एनालिसिस देने के लिए। अलबत्ता डायरेक्शन डॉलर की तो अपवर्ड है, यानी कि डॉलर ज़्यादा महंगा होगा। फ़िलहाल उन्होंने कुछ बैकग्राउंड में कोई जुगाड़ करके डॉलर को नीचे तो ले आए हैं कर्व मार्केट में, लेकिन ये सस्टेनेबल तो नहीं होगा। आई थिंक बाय द टाइम 2023 एंड होता है तो हम लोग 300 से तो काफ़ी ऊपर होंगे इन बोथ इंटरबैंक एंड कर्व मार्केट ऑब्वियसली, बट एग्जैक्टली कहाँ तक इट्स वेरी हार्ड टू से। मैं आपको इतना बता दूं, 2017 के बाद आप एक्सचेंज रेट को देख लें, ठीक है? आप पिछले कोई 5 साल का अगर ग्राफ निकाल के अपने व्यूअर्स को दिखाएं स्क्रीन पे,
तो आप नोटिस करेंगे 2017 के बाद वो लाइन जो है इतनी तेजी से ऊपर जा रही है, यानी कि इतनी तेजी से डॉलर की प्राइस चढ़ रही है 2017 के बाद, ट्रिपल हो गई है। तब अगर 100 रुपये होती थी, अब 300 को टच कर रही है। तो इसी लाइन को अगर आप एक्सट्रैपोलेट करें तो डॉलर जो है वो काफी खतरनाक और खौफनाक लेवल्स तक नजर आ रहा है आने वाले हमारे मुल्क में 10-10 साल डॉलर की प्राइस स्टेबल भी रही है। 99 टू 2008 60 रुपए पे रहा है 8-9 साल। जी हाँ, समथिंग इज ब्रोकन, कुछ ना कुछ अभी पिछले कोई 5-6-7 सालों के अंदर अंदर कोई चीज है हमारी मईशत में जो टूट गई है। मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि वो क्या चीज हो सकती है। हमारी पब्लिक डेट लेवल जो है वो भी कोई 2014 से जिस स्पीड पे राइज करना शुरू होता है, दैट इज अनप्रेसिडेंटेड। 2013-14 जो साल है उसके बाद, तो आई थिंक समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट हैज ब्रोकन, और उसको अगर ठीक ना किया गया तो डॉलर जो है वो तो आई थिंक आने वाले सालों में खौफनाक हद तक जाएगा। वो तो अनडिनाइबल है बिल्कुल। और आपको लगता है कि ये जो बजट में तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी और ये सब कुछ, ये इससे कोई इन्फ्लेशन और जो हमारा सैलरी प्रेशर बंदा है उसको कोई फ़र्क पड़ेगा और हमारी इकॉनमी इन बढ़ती हुई तनख्वाहों को सस्टेन कर सकती है? क्योंकि उस पर भी लोग सवालिया निशान उठा रहे हैं कि हम वो तनख्वाहें बढ़ा तो देंगे पर देंगे कैसे? नोट छाप के। हाँ, आई थिंक देखिए सैलरी लोगों को फर्क तो पड़ेगा डेफिनेटली। आई थिंक इस महंगाई के दौर में सैलरी लोगों को रिलीफ देना इज नेसेसरी, बट गवर्नमेंट अपने पेरोल से क्या अफोर्ड कर सकेगी? मैं 30% का फिगर सुन रहा हूँ, 25-30% इंक्रीज इन गवर्नमेंट सैलरी। तो वो सैलरी बिल जब हम देखेंगे कि उसका क्या बनता है, उसके पीछे रेवेन्यू प्लान होगा उनके पास, हाउ डू दे इंटेंड टू फाइनेंस दैट एडिशनल बिल। प्राइवेट सेक्टर जो है उसके ऊपर ऑलरेडी एक टैक्सेस का बर्डन काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, डेट सर्विसिंग उनका जो है आई थिंक विद इंटरेस्ट रेट्स एट 20% प्लस, तो दे आर ऑलरेडी वेट डाउन। उनके जो कैश फ्लोज हैं बिटवीन डेट सर्विसिंग एंड टैक्सेस, उसके ऊपर अगर आप एक और इस तरह का सैलरी इंक्रीज बिल डाल दें तो आई थिंक आई डोंट नो, आई मीन इट लुक्स डिफिकल्ट कि वो उसको मीट कर सकेंगे। लिस्टेड कंपनीज जो हैं उनके पास हैं तो कैश रिजर्व्स अभी, और उनके लिए अब होएगी एक चॉइस कि भाई या तो आप वो कैश रिजर्व्स अपने शेयर होल्डर्स को डिस्पर्स कर दें वाया डिविडेंड्स, या आप उनको अपने एम्प्लॉयज़ को दे दें और अपने कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस जो हैं वो हमेशा के लिए इसी हिसाब से इंक्रीज कर जाएंगे। बहुत मुश्किल फैसला होगा ये। इसको अनाउंस करना बहुत आसान होगा, लेकिन इसको पूरा करना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल, पूरा करना मुश्किल होगा। ठीक है खुर्रम साहब, आपका पॉइंट भी आ गया, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। मुज़म्मिल साहब, ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं तो टॉपिक को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। डॉलर का रेट मुसलसल उतार चढ़ाव का शिकार है। जिस तरह डॉलर के रेट में तेज़ी से कमी भी वाक़ होती है, इसके साथ साथ उतार चढ़ाव का सिलसिला भी जारी है। क्या 2023 और 24 का बजट अवाम दोस्त बजट होगा? हमारे साथ टेलीफोनिक लाइन पर मौजूद है माहिर मुआशियात शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। शाहिद साहब, आपके कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। मुज़म्मिल साहब, हमारे साथ शाहिद साहब मौजूद हैं, पहले आप उनसे सवाल कर लें। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, बजट जो आ रहा है, जो डॉक्टर साहब 9 जून को बजट लेकर आ रहे हैं, बड़ा आवाम दोस्त बजट आने लगा है। कहते हैं तनख्वाहें भी बढ़ा रहे हैं और टैक्सेस में भी रिलीफ है, और उसके साथ वो डॉलर के रेट को भी कंट्रोल करने की बात है। तरक्याती बजट में प्राइम मिनिस्टर ने कहा 200 अरब का और इजाफा कर दें। तो कैसा आप इस बजट को कैसे देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका। अब से चंद रोज़ पहले वज़ीर ममलकत बराए ख़जाना ने 2 बड़ी अहम बातें की हैं। उन्होंने ये फरमाया कि अगले बजट में हम आवाम को बहुत बड़ा रिलीफ देंगे, और वो ये रिलीफ ये होगा कि बजट खसारे को कम रखेंगे, ताकि बजट खसारा अगर कम होगा
तो महंगाई कम होगी, तो कर्जे कम लिए जाएंगे, तो उस पर सूद कम होगा, ये उन्होंने कहा है। तो बजट खसारे को तो जब आप कम करते हैं, उसका ये तरीका भी होता है कि आप तरक्याती अखराजात में कटौती कर दें, वो आप जो है तालीम का बजट कम कर दें, सेहत का बजट कम कर दें, और सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल अभी तक आपको पता है कि सूबों में हुकूमतें नहीं हैं जो है इलेक्टेड आम सूबों में, तो ये कर सकते हैं आप कि जो NFC अवार्ड के तहत उनको रकूम दी जा रही हैं बजट में, उससे एक बड़े पैमाने पर ये कहें कि आप उसको खर्च मत करें, बल्कि वो पैसा हमें वापस कर दें। इस तरह से मसनूई तरीके से पाकिस्तान में पिछले कई बरसों से जो है वो बजट खसारे को कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन बजट खसारा काबू में नहीं आता, नंबर एक। दूसरा, वज़ीर ममलकत ने यह भी बता दिया कि इसमें बजट में जो हम आवाम को रिलीफ देंगे वो ये होगा कि शायद कोई नया बोझ ना डालें। इसका मतलब ये है कि कोई उसमें मराहत की बात नहीं की, लेकिन मैं ये समझता हूँ बजट तकरीर में कुछ नुकात ऐसे होंगे जिसमें कुछ मराहत दी जाएंगी, मगर इसमें कतई किसी पाकिस्तानी को शुबा नहीं होना चाहिए कि जो मराहत दी जा रही हैं उससे कई गुना ज़्यादा करोड़ों आवाम से उनकी दूसरी जेब से निकाल ली जाएगी। उसकी वजह यह है कि हुकूमत ने यह हमें कंफर्म कर दिया है कि उन्होंने बजट की जो अहम नुकात हैं वो IMF के हवाले कर दिए हैं, और IMF कुछ हमें इस्लाहात पर जो है वो इसरार कर रहा है जो हुकूमत न माजी की कभी हुकूमतों ने की गुज़िश्ता कई दिहाइयों में, न इस वक्त करना मुमकिन है। इसका मतलब ये होगा कि रुपए की कदर को अगर ये कोई समझता है कि 290 पर कंट्रोल कर लिया जाएगा तो मेरे ख्याल से बड़ी गलतफहमी है। उसकी वजह में पर शायद साहब 30% तनख्वाहें बढ़ाने की बात हो रही है और रिलीफ देने की बात तो हो रही है। अब 30% तनख्वाहें अगर सरकारी बढ़ाई जाएंगी तो उसका भी तो एक असर आएगा, लेकिन रिलीफ तो है 30% तनख्वाहें बढ़ाना। आपने बिल्कुल सही फरमाया, लेकिन मैंने अभी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि जो रिलीफ दिया जाएगा दूसरे हाथ से, उसकी दूसरी जेब से उससे कहीं ज़्यादा निकाल लिया जाएगा। ये खबर आ चुकी है कि गैस के नरखों में ज़बरदस्त इजाफा किया जा रहा है, आपको 50% इजाफा किया जा रहा है। लेकिन असल बात जो है वो मैं आपको बता दूं, जिस पर गौर करने की ज़रूरत है, आवाम को भी समझने की ज़रूरत है। इस साल हमारी मईशत की शरह नमू -3 रहेगी। अभी जो भी हुकूमत कह रही है उसको आप छोड़ दें, ये कम से कम -3 रहेगी। ये रही क्यों है? इसलिए कि ये जो माली साल 11 महीने हैं इसमें हमने पिछले साल के मुकाबले में 21 अरब डॉलर की हमने वो इंपोर्ट्स कम कर दिए हैं, जिसकी वजह से कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासर हो गई। हमने तिजारती खसारे में 17 अरब डॉलर की कमी कर दी है। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में 13.6 अरब डॉलर की कमी कर दी है। इस कमी की वजह से हमारे जो है वो रिजर्व उतने नहीं गिरे जितने गिरने चाहिए थे, लेकिन महंगाई मई में 13.8 से अब 38% पर पहुंच गई है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इतनी कमी करने के बाद अगर आपकी -3 ग्रोथ है और आपको अगर कोई 2 या 3% भी ग्रोथ लानी है तो उसके लिए फिर आपको इंपोर्ट्स तो करनी पड़ेगी। IMF ने भी शर्त लगा दी है, क्योंकि कारोबारियाँ सब बंद हैं, हमारा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में जा रहा है। तो मुझे और आपको और कौम को ये सोचना है कि आप अगर इंपोर्ट्स इस वक्त बढ़ाएंगे ताकि कारोबारी सरगर्मियाँ बहाल हों, और मईशत में टैक्सों की चोरी 7,000 अरब रुपया हम इस्तेदाद से कम वसूल कर रहे हैं। रुपए की कदर में लाजमन कमी होगी, उसको अब रोकना इस वक्त मुमकिन मुझे नज़र नहीं आता। वो जो अगर आप ट्रेंड देख लें, और अशराफिया की मईशत जब आपकी है तो ताकतवर तबकों को बरात भी देनी है, जिसका आपने वायदा किया। पर शायद साहब बात यह है कि अगर आप इंपोर्ट खोलेंगे तो डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, आपके पास पैसे ही नहीं है इंपोर्ट करने के लिए। तो IMF कहता भी रहे, तो अगर लोग तो अप्रैल में डिफ़ॉल्ट की बात कर रहे थे, अब हमने नहीं किया अप्रैल में डिफ़ॉल्ट। आप उसकी जो भी रीजंस दे रहे हैं कि हमने इंपोर्ट बंद कर दी, ट्रेड डेफिसिट कंट्रोल कर लिया, सरप्लस में आ गए, लेकिन डिफ़ॉल्ट नहीं किया। हम श्रीलंका नहीं बने, हम लेबनान नहीं बने। हम आगे भी अगर ये चीज़ें कंट्रोल करके डिफ़ॉल्ट को अवॉइड करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी बात है कि हम इंपोर्ट खोल के डिफ़ॉल्ट करते हैं और कहें जी ग्रोथ रेट बढ़ा लिया था लेकिन बंद श्रीलंका गए। देखिए, मैं आपकी खिदमत में एक अर्ज़ करता हूँ, जितनी तबाही बर्बादी IMF की ताख़ीर से हो चुकी है, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ, कि अगर जो मईशत के शोबे में इस्लाहात करनी है वो तो सवाल पैदा नहीं होता। तो कोई दुनिया की कोई नुस्खा ऐसा मौजूद नहीं है, कोई नुस्खा मौजूद नहीं है। अगर कोई कहता है तो गलत कहता है कि आप अगले माली साल में
IMF से ये दरख्वास्त पेश करेंगे बिल्कुल शुरू में ही कि आप हमें $7.5 अरब का कर्जा 3 साल की मुद्दत के लिए दें, जो हमारा कानूनी हक है, उसके बगैर हमारा गुजारा होना नामुमकिन है। अब ये नहीं, जितनी जो आपने रिजर्व में तबाही बर्बादी करनी थी तो कर ली, अब ये मुमकिन ही नहीं है कि आप जुलाई के बाद या अगस्त में या ज़्यादा से ज़्यादा अक्टूबर में, जिस वक्त आपको इलेक्शन के बाद हुकूमत आनी है, हमें IMF के पास लाजमन 100% जाना पड़ेगा। ये सोचना ही अहमकाना बात होगी कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर हमें चीन भी नहीं बचा सकेगा डिफ़ॉल्ट से। अभी जो हम बचे हैं, ये तो मैंने तो 1 दर्जन दफ़ा कहा था पिछले चंद महीने में कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। उसकी वजह ये थी कि अमेरिका अभी अफोर्ड नहीं कर सकता यूक्रेन जंग की वजह से, और चीन अफोर्ड नहीं कर सकता कि सारा इल्ज़ाम जो आ जाएगा CPEC के पर। लेकिन ये सूरत हाल बरकरार नहीं रहेगी, इसलिए हमें लाजमन जाना है। बल्कि ये मुझे ये नज़र आ रहा है, आज वो तो गवर्नमेंट ने कहा है कि हम नया प्रोग्राम निगोशिएट करना चाहते हैं, पुराने को ले ऑफ करना चाहते हैं, नया निगोशिएट करना चाहते हैं। पर एक हुकूमत जिसने अगस्त में ख़त्म हो जाना है, अक्टूबर में इलेक्शन है, उनसे IMF नया प्रोग्राम निगोशिएट करेगा। वो कहेगा जब नई हुकूमत आएगी तब निगोशिएट करूँगा। देखिए, माजी में मैं अगर आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि माजी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि केयर टेकर्स ने भी IMF के साथ मुज़ाकरात किए और IMF ने ये बयान जारी किया कि ये हम कंसीडर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसका बाकायदा ऐलान और एग्रीमेंट हम नई हुकूमत के साथ करेंगे। इसीलिए मैंने आपसे अक्टूबर कहा था। देखिए, बात यह है कि अब हुकूमत ये सोच रही है कि एक किस्त लेने के बाद इस प्रोग्राम को अबेंडन कर देंगे, जो मैं पहले से कह रहा था। लेकिन आप ये भी बार बार देखें कि वज़ीर ख़जाना ने अभी एक मरतबा फिर अमेरिका से बात की है, उनके सफ़ीर से बात की है। मसला ये आ गया है कि अमेरिका ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि अगर पाकिस्तान को IMF का प्रोग्राम बहाल कराना है तो उसको माशी इस्लाहत करनी होंगी। मगर असल सियासी बात मैं आपकी खिदमत में बता दूं, वो ये है कि अमेरिका ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि पाकिस्तान जौहरी क़ुव्वत, जिसको अमेरिका को भी हमारी ज़रूरत है, IMF के प्रोग्राम से बाहर निकले। कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता। IMF कभी नहीं चाहेगा कि हम उसके प्रोग्राम से बाहर निकलें। तो ये सोचना ही गलत है कि वो हमें कर्जा नहीं देंगे। उसकी वजह ये थी कि जो हमारे स्ट्रेटजिक, उन्होंने 9वां जायज़ा नहीं दिया, 10वां जायज़ा नहीं हुआ, 11वां नहीं हुआ, पिछले 6 माह में उन्होंने दिया तो नहीं है। और अगर आप नहीं कह रहे थे तो बहुत सारे लोग डिफ़ॉल्ट की डेट्स तो दे रहे थे कि अगर IMF ने ना दिया तो नवंबर में होगा, फिर फरवरी में होगा, फिर अप्रैल में होगा। तो उन्होंने दिया भी नहीं और डिफ़ॉल्ट भी नहीं हुआ। देखिए, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मैंने 1 दर्जन दफ़ा कहा था कि मैं स्टैम्प पेपर पर लिखने के लिए तैयार हूँ कि हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। देखिए, मैं आज भी कायम हूँ कि 2023 में हम डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकते। एक मैं आपको कानून बता दूँ, पाकिस्तान सिर्फ उस वक्त डिफ़ॉल्ट करेगा जब हुकूमत पाकिस्तान उसके लिए तैयार होगी। मैं बिल्कुल आपको जिम्मेदारी से बता, अब हुकूमत कैसे तैयार होती है? अमेरिका के इशारे पर तैयार होती है, चूँकि उनकी मदद की ज़रूरत है, वो एक अलग सवाल है। जब तक हुकूमत पाकिस्तान मंजूरी नहीं देगी, तैयार नहीं होगी, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। ये बात जहन में रख लें, नंबर 1। दूसरी बात यह कि हमने जितना मईशत को तबाह कर दिया है और उस वक्त जो सूरत हाल है, जो मैंने आपको फिगर्स मेरे सामने हैं, अगर आज -3 है ग्रोथ, तो अगर आप तिजारती खसारा नहीं बढ़ाते, इंपोर्ट्स नहीं करते सॉरी, तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आपका माइनस में चला गया। 10 करोड़ आदमी गुर्बत के लकोर से नीचे हैं, करोड़ों लोगों को रिस्क मैसर नहीं है। रिजर्व जिस वक्त हमने डिले किया था तो उस वक्त हमारे रिजर्व थे, आहिस्ता आहिस्ता गिर रहे थे। अगर आप फरवरी में देख लें तो हमारे रिजर्व $6 अरब गिरे हैं, हमने कर लिया। लेकिन अब तो गिर के $4 अरब पे आ गए ना, ये भी तो आप याद रखें। $5.5 अरब के रिजर्व गिरे हैं, और जब से इमरान खान साहब ने मुआहिदा तोड़ा था उसके बाद से अब तक $12 अरब के रिजर्व गिरे हैं। तो आपने अफोर्ड कर लिया। अब ये रिजर्व इस लेवल पर आ गए हैं कि अब मजीद इसमें गुंजाइश नहीं है। इसका मतलब वाज़ेह है, मैं आपको बता दूं, हम IMF की सख्त तरीन शराइत मंजूर करेंगे और अमरीका की वो सियासी शराइत हमें मजबूत शायद खुदा न खास्ता मंजूर करनी पड़े, जिसमें आगे चल के आने वाले बरसों में पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम को खतरात में लाया जाए। खुदा न खास्ता जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, यानी हमारी सरहदें चीन से मिलती हैं, हमारी सरहदें ईरान से मिलती हैं, हमारी सरहदें अफगानिस्तान से मिलती हैं। ये है पाकिस्तान की अहमियत, पाकिस्तान की ताकतवर फौज, जौहरी प्रोग्राम और ये 3 सरहदें, ये है पाकिस्तान की असल क़ुव्वत। वो इसको नुकसान पहुँचाने के दर पे हैं। अब हमें ये सोचना है कि हम इंतखाबात से पहले इस्लाहात करते हैं
उसको कानूनी शक्ल देते हैं। इस्लाहात तो हो ही नहीं सकती। आपको इस बजट में कोई इस्लाहात नजर आ रही हैं? इस्लाहात कोई जादू की चिड़िया तो नहीं है कि आप एकदम उड़ा लेंगे। कोई इस्लाहात आपको नजर आ रही हैं कि इस बजट में हो जाएंगी? कतई नहीं होंगी, मगर मैंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे वो दोबारा दोहराऊं। पाकिस्तान को मुकम्मल तबाही से बचने के लिए जिन इस्लाहात की ज़रूरत है वो उसको कानूनी शक्ल देना होगा इलेक्शन से पहले। कोई एक हुकूमत इस्लाह कर ही नहीं सकती। 1980 से आज तक नहीं की, तीनों पार्टियों ने नहीं की, सूबों ने नहीं की। इमरान खान जो आए थे वो 13 साल से हमने उनको वहाँ देख लिया, केपी में नहीं की। कोई पार्टी इस्लाह नहीं करती। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, 1980 से आज तक 43 साल हो गए हैं। इन 43 वर्षों में पाकिस्तान की जो शरह नमू है वो औसत सालाना वो भारत से कम है, श्रीलंका से कम है, बांग्लादेश से कम है। और एक और बात मैं आपको फिगर दे दूं कि 2008 में हमारा डॉलर रुपया जो था वो 68 रुपए का था, आज 285 का हो गया। ये एक तेजी से तबाही जा रही। कोई पार्टी कभी भी चाहे फौजी हो वो इस्लाहात नहीं करती। इसलिए मैंने यह कहा था कि अगर कौम खुदकशी नहीं करना चाहती, हमारे गिर्द ताकत घेरा तंग किया जा रहा है। अभी जो है वो हेनरी किसिंगर ने ये कहा था कि पाक के दहशतगर्दी की जंग का असल महवर होगा जब अफगानिस्तान में हमारी कार्रवाइयाँ ख़त्म होंगी और उसका महवर जो है वो अफगानिस्तान से बाहर होगा, यानी हमारा खत्ता। और अभी उससे पहले नोम चॉम्स्की जो अब 100 साल का हो गया है, उन्होंने अपने ज़मीर की आवाज़ पर यह कहा था कि अमेरिका ने पाकिस्तान की अशराफिया को ख़रीद लिया है। वरना मेरी अकल में नहीं आती कि जो खौफनाक हमारे ऊपर चैलेंजेस आ रहे हैं उसको नज़रअंदाज करके हम रूटीन का बजट ला रहे हैं, रूटीन के इस्लाहात कर रहे हैं। बल्कि मई के महीने में भी आपने अपनी काबीना को एक्सटेंड किया है। आप क्या आवाम को मैसेज देना चाहते हैं? तो आप पेट्रोल की कीमत भी कम कर रहे हैं, लेकिन आप गैस की कीमत बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल की कम कर रहे हैं, तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं। और इसहाक डार साहब कहते हैं कि बड़ा क्रिएटिव बजट होगा, बहुत से सेक्टर्स हैं जहाँ से अब हम रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं, इन मौजूदा सेक्टर्स पर नए टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में आज की तारीख में भी लूटी हुई दौलत, रिश्वत की दौलत, भत्ते की दौलत, स्मगलिंग की दौलत को कौमी ख़जाने में एक पैसा जमा कराए बगैर पाकिस्तान से बाहर भेजना मुमकिन है या नहीं? उसका जवाब है यस। आज चोरी के पैसे से आप डॉलर खरीदिए, उसको फॉरेन करेंसी अकाउंट में जमा करें, वो पैसा बाहर चला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है शायद साहब हमारे साथ बात करने का वक्त खत्म हो रहा था, इसीलिए बिल्कुल प्रोग्राम का वक्त भी थोड़ा रह गया। मुज़म्मिल साहब, पाकिस्तान मुसलसल दूसरे माह एशिया का महंगा तरीन मुल्क करार रहा है और इसके साथ साथ हुकूमती अहदेदारों की जानिब से बार बार ये ऐलान किए जा रहे हैं कि आवाम को रिलीफ मिल गया या रिलीफ दिया जा रहा है। आपसे ब्रेक पे जा रही हूँ, ब्रेक के बाद आके सवाल का जवाब ज़रूर लूँगी कि कैसा रिलीफ है जो हुकूमती सतह पर भी नज़र नहीं आ रहा, आलमी सतह पर भी नज़र नहीं आ रहा। नाज़रीन, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं तो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। इकॉनमी पर बड़ी बात हुई है हमारे लास्ट 2 सेगमेंट में, लेकिन अब अगर हम सियासी सूरत हाल की तरफ देखें तो मुज़म्मिल साहब, जहांगीर तरीन की बड़ी मुलाकातें चल रही हैं आजकल, बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं। क्या इत्तलात हैं आपके पास? देखिए, मेरे ख्याल में अभी वहाँ कोई फार्मूला पक्का नहीं बन सका है। आज हाशिम डोगर साहब ने अलग एक इजलास को 35 लोगों का बुलाने का ऐलान किया, फिर जरदारी साहब अलग चल रहे हैं और मंजूर वट्टू की आज जहांगीर तरीन से मुलाकात हुई है। अब मंजूर वट्टू साहब का जो ख़ानदान है उकाड़ा में, वो पहले पीटीआई में था, उनके बच्चे, वो ख़ुद तो नहीं थे लेकिन उनके बच्चे पीटीआई में थे और ख़ुद वो पॉलिटिकली इनएक्टिव थे पिछले 5 साल से, ना पीपल पार्टी में थे ना कहीं थे। अब वो आज तरीन साहब को मिले हैं, क्या वो लोग भी पीटीआई छोड़ के तरीन साहब के साथ जा रहे हैं? तरीन साहब के यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सरदार तनवीर इलियास भी मिले हैं कि नुमान लंगड़ियाल की भी मुलाकात हुई। नुमान लंगड़ियाल तो पुराने उनके साथ हैं और वो ऑन चौधरी वगैरह पुराना उनका ग्रुप है। अब सूरत हाल ये है कि इस नई पार्टी को शक्ल क्या दी जाए। जब तक इमरान खान माइनस ना हो और वो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स से बाहर ना निकलें, तब तक जहांगीर तरीन की पार्टी बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर उन्होंने कोई पार्टी जो अब तक कहा जा रहा है कि एंटी पीडीएम खड़ी करनी है, तो वो तो तभी होगी जब इमरान खान का वोट बैंक उनके पीछे होगा। अगर वो नहीं है और उन्होंने कोई पीडीएम के साथ सियासत करनी है, तो फिर जितनी बड़ी बारात मैंने पहले भी कहा है वो इकट्ठी कर रही हैं, इन सबको एडजस्टमेंट कहाँ कराएंगे पीडीएम में?
इनको नून और पीपल पार्टी से टिकटें कहाँ से लेके देंगे, सीट एडजस्टमेंट कैसे करा के देंगे। 70-100 लोगों को तो कोई पार्टी आपके उठा के टिकटें नहीं दे देगी, ना नवाज शरीफ दे देगा, ना आसिफ जरदारी साहब भी दे सकते हैं, लेकिन हद तक वो कहेंगे आप तीर के निशान पे लड़ें। तो मेरे ख्याल में वहाँ बैठक बहुत है, अभी कोई फैसला नहीं है, अभी उनको भी आगे को रोशनी नज़र नहीं आ रही है। लोग पीटीआई छोड़ने का ऐलान तो कर रहे हैं, लेकिन उसका अगला रोड मैप अभी किसी के पास नहीं है। कोई कहता है सियासत छोड़ रहा हूँ, कोई कहता है ग्रुप बना रहा हूँ, कोई कहता है पार्टी बना रहा हूँ, कोई कहता है मैं आज़ाद हूँ। अभी उनके पास कोई यकसुई नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो चेयरमैन पीटीआई की जगह ले ले। या अभी शाह महमूद खामोश हैं, परवेज़ खट्टक और असद कैसर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें भी बड़े इबहाम मौजूद हैं कि वो आगे जहांगीर तरीन के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, फवाद चौधरी साहब मिले हैं या नहीं मिले हैं। तो मुझे अभी जो है इसमें काफ़ी फ्रंट बट लगते हैं, अभी वक्त लगेगा। अभी साहब इंतखाबात में जिस तरह बहुत कम टाइम रह गया, तो आप समझते हैं कि इनके पास इतना टाइम पड़ा है कि किसी जमात में शामिल हो सकें या कोई नई जमात बना सकें? अभी नहीं, इनको जो भी करना है जून में करना होगा। हम आज 3 जून को बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह टाइम कम है, जो भी टाइम है जहांगीर तरीन साहब ने जून में 30 जून तक डिसाइड करना है, क्योंकि अगर अक्टूबर में इलेक्शन होने हैं तो फिर जुलाई अगस्त है। अगर उन्होंने सीट एडजस्टमेंट भी करनी है वो भी क्लियर होगी, अगर अलग लड़ना है वो भी क्लियर होगा। जो भी होना है मुझे लगता है 30 जून तक जहांगीर तरीन को करना पड़ेगा, लेकिन अभी बहुत मुश्किल रास्ता है उनके लिए। उनके लिए अभी कोई आगे अगर वो आज पार्टी बनाने का ऐलान भी करते हैं, फर्ज कर लें वो एक नई तहरीक इंसाफ बनाने का ऐलान कर देते हैं, उसकी लेजिटिमेसी क्या होगी? वो तो वैसे ही उसका मजाक उड़ेगा जैसे तहरीक इंसाफ हकीकी का उड़ा है। और ये लोग आगे एडजस्टमेंट करेंगे। क्या इमरान खान पीटीआई के दूसरी पीटीआई के भी कैंडिडेट्स होंगे, इनके भी कैंडिडेट्स होंगे, पीडीएम के भी कैंडिडेट्स होंगे, तो इलेक्शन कैसे बनेगा? लेकिन जो भी पॉलिटिकल पार्टी बननी है वो इलेक्शन के लिए बननी है, इलेक्शन में अपने लोगों को जितवाने के लिए बननी है। तो सबसे पहला सवाल होगा कि उसको वोट कौन डालेगा। क्या जहांगीर तरीन जो सियासी जमात बनाएंगे उसके पास कोई वोट बैंक होगा, या वो किसी दूसरी पार्टी के वोट बैंक को अपने विनिंग हॉर्सेस लीज पर देगी? अगर उसने विनिंग हॉर्सेस लीज पर देने हैं कि आप मेरे विनिंग हॉर्सेस ले लें और आपका वोट बैंक है, मिलकर जीत लेते हैं, तो ये जो विनिंग हॉर्सेस उनके पास हैं ये लीज पर वो किस पार्टी को दे सकते हैं? पंजाब में, केपी में किसको दे सकते हैं, सिंध में किसको दे सकते हैं? तो हर जगह अलग अलग एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। यकीनन वो चेयरमैन पीटीआई के साथ तो एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, पर एडजस्टमेंट करनी होगी तो पंजाब में नून से करनी होगी, साउथ में पीपल पार्टी से करनी होगी, केपी में फजल रहमान साहब से करनी होगी, एएनपी के साथ करनी होगी। तो किसके साथ क्या एडजस्टमेंट करनी है? इस्तेहकाम कैसे मुमकिन है फिर इस सारी सूरत हाल में? अभी इलेक्शन तक तो इस्तेहकाम नहीं आएगा, अभी तो बहुत इलेक्शन की गहमा गहमी है, सब ने अपने लिए रास्ता निकालना है इलेक्शन का, तो आपको सियासी तेज़ी तो नज़र आएगी। लेकिन ये वो अदम इस्तेहकाम नहीं है जो 9 मई से पहले था, ये और तरह का अदम इस्तेहकाम। ये तो एक सियासी हलचल है, चहल पहल है, लोग अपने फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं। ये वो अदम इस्तेहकाम नहीं है जो पाकिस्तान को 9 मई या उससे पहले था। वो उस अदम इस्तेहकाम और इस अदम इस्तेहकाम में फ़र्क है। ठीक है, अदम इस्तेहकाम में फ़र्क है। ठीक है मुज़म्मिल साहब, आपका पॉइंट भी आ गया है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। अगर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों और उनकी तज्जियों के साथ। महानूर मेराज और मुज़म्मिल सोहरवर्दी को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।